नमस्कार। आज हम हार्पर ली के बहुत ही मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड इसकी दुनिया में गहराई से उतरेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, एक मॉकिंगबर्ड को मारना, न्याय और नैतिकता। इसकी मदद से हम कहानी के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी हमें ले जाती है 1930s के दशक में। महामंदी का दौर था और जगह है अलाबामा का एक काल्पनिक शहर मेकॉम। मेकॉम। और वहाँ नस्लीय तनाव बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी एक छोटी लड़की स्काउट फिंच की नजरों से बताई गई है। वो अपने बचपन को याद कर रही है। हाँ, स्काउट का नजरिया वो इसे बहुत खास बनाता है। कहानी घूमती है स्काउट, उसके बड़े भाई जेम और उनके पिता आर्टिकस फिंच के इर्द गिर्द। आर्टिकस फिंच एक वकील है ना? हाँ, एक वकील। और शहर में उनकी इज्जत है, उनकी ईमानदारी के लिए, न्याय की उनकी अपनी एक समझ है। हालांकि सब लोग उनसे सहमत नहीं होते हमेशा। और बच्चों का बचपन, उसमें एक बड़ा हिस्सा उनके पड़ोसी बू रेडली का भी है। वो बड़ा रहस्यमयी किरदार है। हाँ, वो रैडली घर से बाहर ही नहीं निकलता। जी। और शहर में अजीब अजीब अफवाहें हैं उसके बारे में। बच्चे भी शुरू में डरते हैं उससे, थोड़ा कौतूहल भी रहता है, पर धीरे धीरे उनका नजरिया बदलता है। ये बदलाव देखना बड़ा दिलचस्प है। मतलब वो उसे एक डरावने भूत की जगह एक शायद अकेले गलत समझे गए इंसान की तरह देखने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो शायद तब आता है जब अटिकस को टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा मिलता है। हाँ, टॉम रॉबिन्सन का केस, ये तो कहानी का दिल है कह सकते हैं। सही कहा। टॉम रॉबिन्सन एक अश्वेत व्यक्ति है और उन पर एक श्वेत महिला मायला एवल उसके बलात्कार का झूठा आरोप लगा है। और ये साफ है कि ये आरोप इसकी जड़ें समाज के नस्लीय पूर्वाग्रह में है। बिल्कुल साफ। और अटिकस ये जानते हैं, उन्हें पता है कि केस लेने से मुसीबत आएगी, शहर, लोग सब खिलाफ हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वो फिर भी केस लेते हैं। ये उनके चरित्र की मजबूती दिखाता है। उनका मानना है कि जो सही है वो करना जरूरी है, नतीजा चाहे जो भी हो। और कोर्ट में वो बाकायदा तर्क और सबूत पेश करते हैं, दिखाते हैं कि टॉम निर्दोष है। एक बहुत जरूरी सबूत है टॉम का बायां हाथ, जो बेकार है। हाँ, वो चोटें पहुंचा ही नहीं सकता था उस तरह की। जी। लेकिन इतने साफ सबूतों के बावजूद जूरी, जो पूरी तरह श्वेत है, वो टॉम को दोषी पाती है। ये फैसला तो जेम और स्काउट को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। उनका मोहभंग होता है। उन्हें पहली बार दुनिया की क्रूरता, अन्याय का एहसास होता है। और यही उपन्यास नस्लीय पूर्वाग्रह की वो भयानक तस्वीर दिखाता है, कैसे नफरत और डर सच पर हावी हो जाते हैं। और फिर टॉम की मौत। जेल से भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी जाती है। ये त्रासदी को और गहरा कर देता है। वो सचमुच एक मॉकिंग बर्ड बन जाता है। हाँ, मॉकिंग बर्ड, जैसा आर्टिकस ने समझाया था बच्चों को। निर्दोष जीव जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ अच्छा करते हैं, गाते हैं। और उन्हें मारना पाप है। टॉम बिल्कुल वैसा ही था। नफरत और अज्ञानता ने उसे खत्म कर दिया। और कहानी में एक और मॉकिंग बर्ड है, बू रैडली। हाँ, बू रैडली। वो जो चुपचाप बच्चों के लिए पेड़ के खोखले तने में छोटे छोटे तोहफे रखता था, अपनी तरह से दोस्ती निभा रहा था। जी। और कहानी के अंत में जब मायला का पिता बॉब एविल बदला लेने के लिए बच्चों पर हमला करता है, हाँ, तो बू रैडली ही उन्हें बचाता है। हाँ। और उस हाथापाई में बॉब एविल मारा जाता है। यहीं पर कहानी एक नैतिक मोड़ लेती है। शेरिफ हेक्टेट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो क्या करते हैं? वो भू को बचाते हैं। वो कहते हैं कि बॉब एविल अंधेरे में अपने ही चाकू पर गिर गया। वो भू को इस सबसे दूर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भू ने बच्चों की जान बचाई। उसे अब सबके सामने लाना, उसे हीरो बनाना या सवालों के घेरे में लाना, शेरिफ कहते हैं ये एक और मॉकिंग बर्ड को मारने जैसा होगा। वाह, ये बहुत गहरा है। और अंत में स्काउट उस रात बू रेडली के घर के पोर्च पर खड़ी होती है और वो दुनिया को जैसे भू की नजरों से देखने की कोशिश करती है। और तब उसे अपने पिता अटिकस की बात समझ आती है। कौन सी बात? क्या आप किसी इंसान को तब तक सच में नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी जगह खड़े होकर उसके नजरिए से चीजों को ना देखें। सहानुभूति, एम्पैथी। बिल्कुल। यही इस उपन्यास का शायद सबसे बड़ा संदेश है, दूसरों को समझना, खासकर उन्हें जो हमसे अलग दिखते हैं या अलग सोचते हैं। तो ये कहानी सिर्फ नस्लीय अन्याय के बारे में नहीं है, ये नैतिक साहस, मासूमियत का खत्म होना और सहानुभूति के बारे में भी है। जी, ये सारे विषय बहुत खूबसूरती से बुने गए हैं कहानी में। तो टू किल अ मॉकिंगबर्ड वाकई अमेरिकी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये समाज की कमियों को दिखाती है,
लेकिन कहीं ना कहीं आशा भी देती है। हाँ, ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी, नफरत के माहौल में भी इंसान सहानुभूति, दया और साहस चुन सकता है। और ये हमें याद दिलाता है कि दूसरों के नजरिए को समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी में कानूनी न्याय और नैतिक न्याय के बीच जो फर्क दिखता है, वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? और क्या आज के दौर में भी हम अपने आसपास ऐसे मॉकिंग बर्ड्स को पहचान पाते हैं जिन्हें शायद हमारे समाज के पूर्वाग्रहों से बचाने की जरूरत है?